लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी का बिहार में अपना ही जनाधार है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आरजेडी को मजबूत करने में जुटे हैं अशोक सिंह उत्तर प्रदेश में आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाले हुए हैं। और आज जब एन भारत के कैमरे के सामने अशोक सिंह आए तो कई सवाल हुए। देखिए ये पूरा इंटरव्यू। पारिवारिक पृष्ठभूमि है। मेरे ग्रैंडफादर देश की आज़ादी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, मैं रायबरेली जनपद का रहने वाला हूँ। देश की आज़ादी में वो बहुत बड़ा योगदान रायबरेली जनपद में एक सरेनी गोलीकांड के नाम से फेमस हुआ, उसके वो अगुआ थे। पारिवारिक और फिर देश आज़ादी से लेकर टिल टू डेथ वो वहीं उसी सरेनी विधानसभा रायबरेली में ही वो विधायक रहे जीवन पर्यंत। मैं उसी परिवार से हूँ, तो पारिवारिक पृष्ठभूमि रहती है तो एक नया उत्साह और एक जोश मिलता है और एक वातावरण भी मिलता है। ये नहीं कि हमने अपनी एजुकेशन लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने लॉ ग्रेजुएट किया है, लेकिन राजनीति में मैं बचपन से ही था। मैं कांग्रेस में, हमारे ग्रैंडफादर हुआ करते थे, वो कांग्रेस का भी मैं सदस्य रहा। मिसेस गांधी के आंदोलन में, यूथ कांग्रेस में, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मैं निरंतर रहा। उसी का परिवेश है कि हम अपने परिवार की पृष्ठभूमि के आधार पर राजनीति में प्रवेश किया। तो कांग्रेस छोड़ के आप आरजेडी में क्यों गए? आप सपा में भी आ सकते थे, भाजपा में भी जा सकते थे, आखिर आरजेडी में जाने का फैसला क्यों कर लिया? मैंने कांग्रेस छोड़ा, विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ जनमोर्चा, फिर जनता दल इसमें रहा और उसी दरमियान हमारी मुलाकात, मैं आदरणीय मुलायम सिंह यादव के साथ चलता था। उसी दरमियान हमारी मुलाकात लालू यादव जी से हुई और मैं उनका भाषण सुनता था। वो कहा करते थे कि मैं जब बचपन में था, हमारी माँ रोटी हमें एक कपड़े में लपेट के दे देती, मैं गाय भैंस चराने चला जाता था और वहीं से फिर जब मैं कुछ बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा, पढ़ते पढ़ते गरीबी की रेखा से चलते चलते हमारे बड़े भाई चपरासी थे पशुधन विद्यालय कॉलेज में, तो मैं उन्हीं के साथ चपरासी के क्वार्टर में रहकर मैंने विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। मैंने सोचा जो आदमी इस लेवल का गाय भैंस चराता हुआ पटना विश्वविद्यालय में लॉ की डिग्री और पटना विश्वविद्यालय का अध्यक्ष रहा हो, उसके बाद जेपी मूवमेंट का जो पूरे देश में एक माहौल बदला था, उस जेपी मूवमेंट का लीडर रहा हो, उस व्यक्ति में इस देश की दिशा और दशा बदलने की क्षमता है। इनके साथ रह के हमें काम करना चाहिए। तो हम मुलायम सिंह और लालू यादव, मुलायम सिंह के साथ दल में नहीं थे, लेकिन मानसिक तौर पर मैं हमेशा उनका अनुयायी रहा हूँ, हमेशा उनके साथ रहता था। लेकिन राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में मैं राष्ट्रीय जनता दल में चला गया और राष्ट्रीय जनता दल को मैंने बिहार की राजनीति को एक नई आवाम में देखा था, गरीबों, क्योंकि वहाँ सामंतवादी एक तरफ ताकतें थी और उस सामंतवादी ताकतों को ख़त्म करके लालू यादव अपना राज स्थापित करना ये मामूली बात नहीं थी। तो उस व्यक्ति में, उसके व्यक्तित्व में, क्योंकि लालू बिहार की विचारधारा बन गए थे और यही परिणाम है कि वो निरंतर वहाँ पर आज पिछड़ों का राज है। ये देन पिछड़ों के राज की देन माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह की है और तमाम पीछे वर्ग के नेताओं की है। तो इसलिए मैं चला गया। संघर्ष तो मैं नहीं मानता हूँ। राजनीति एक विचारधारा, एक आंदोलन का रूप हुआ करता था। मैं 89 में रायबरेली के सरेनी जनपद से हमें असेंबली का टिकट मिला। दुर्भाग्य था, मैं बहुत चंद वोटों से हारा, जबकि जनपद में जनता दल के टिकट से मैं लड़ा था। जनपद में सबसे ज़्यादा वोट अगर किसी ने लिया है तो हमने लिया था। हमसे आधे आधे वोट पाने वाले लोग एमएलए हो गए थे, लेकिन दुर्भाग्य था। लेकिन जनता इतने वोट मिले, हमारा स्नेह प्यार, हमारी ताकत, जनता की सेवा, यही हमारी ताकत है। हमें नहीं लगता है कि कुछ लोग आए कुछ लोग गए। राजनीति के धरातल पर हम 89 में चुनाव लड़े, उसके बाद 96 हमें पार्लियामेंट मिला। मैं रायबरेली पार्लियामेंट लड़ा। रायबरेली पार्लियामेंट
भी हम जनता दल से लड़े, उस रैली में माननीय मुलायम सिंह यादव जी भी हमारे प्रचार के लिए गए। ऐसा माहौल था पूरे जनपद में कि हम भारी वोटों से, क्यों हम हारे कहाँ, रायबरेली प्रॉपर सीट पर कांग्रेस का एमएलए हुए करते थे। कांग्रेस के विक्रम कौल लड़ रहे थे, शीला कौल जी के पुत्र। और ऐसा महसूस हो रहा था कि कांग्रेस रायबरेली में, क्योंकि एक ताकतवर अखिलेश सिंह वहाँ हमारे रायबरेली जनपद के थे, अखिलेश सिंह एक ताकतवर एमएलए कहे जाते थे, तो हम समझते थे कि रायबरेली में अखिलेश सिंह मजबूती से कांग्रेस को तो जिताएंगे ही। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि रायबरेली प्रॉपर में जहाँ से वो एमएलए थे वहाँ कांग्रेस की जमानत जब्त हुई, 2-3 हज़ार वोट पा के रह गए। कारण ये था कि उनके बड़े भाई बीजेपी से लड़ रहे थे। हमसे पहली बार रायबरेली में बीजेपी जीत गई थी, चंद वोटों से, 25-26 हज़ार वोटों से जीत गई थी। और एक ताकत था, एक समूह था। उस समय देश की राजनीति में एक बदलाव था, एक आग थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह की एक धाक थी, एक क्षमता थी, लोग पसंद करते थे। मुलायम सिंह यादव जी और राजनीति के तमाम समाजवादी विचारक और चिंतक लोग सब से जुड़े। उस समय मैं जनता दल का राष्ट्रीय महामंत्री था। तो सर, आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को आप और आपकी पार्टी कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? 22 का तो चुनाव ही नहीं है कुछ। 22 में जो चुनाव होगा निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के परिवर्तन का चुनाव होगा, क्योंकि हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव नहीं लड़ रही थी। लोग कोशिश कर रहे थे कि हम चुनाव लड़ें, लेकिन हमारी ये विचारधारा थी कि हम वोटों का बंटवारा न होने दें, समान विचारधारा के लोगों का साथ दें, क्योंकि हमारी उत्तर प्रदेश में क्षमता नहीं, ताकत नहीं थी। हमारी राष्ट्रीय जनता दल बिहार, झारखंड यहाँ पे ताकि हम राष्ट्रीय पार्टी भी रहे। मैं यूथ का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुका हूँ, राष्ट्रीय जनता दल। तो उस सब माहौल में हमने महसूस किया कि उत्तर प्रदेश में अगर वोटों का बंटवारा होगा, जिसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है, तो मेरी कोशिश है कि न हो। आज पूरे देश में अगर ये देखा जाता है कि विकास की धाराएं किधर से चली हैं, विकास मुख्यमंत्री कौन है, तो पहले के बुजुर्ग लोग तो एनडी तिवारी का नाम लेते थे, लेकिन आज के इस माहौल में, परिपेक्ष में, उनसे कई गुना ज़्यादा लोग अखिलेश यादव का नाम लेते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में किसी ने विकास किया है तो अखिलेश यादव ने किया है। और हम लोग चाहते हैं कि समाजवादी विचारधारा को ही मजबूती दें और उनको सहयोग करके उनकी सरकार बनाने का काम करें। तो पूरी तरह से फाइनल है कि आप लोग समाजवाद के साथ हैं? निश्चित तौर पर अभी बिहार का चुनाव होने जा रहा है, वहाँ भी समाजवादी पार्टी की ये विचारधारा है कि हम वहाँ समाजवादी विचारधारा के लोगों के साथ रहें, तो वही विचारधारा यहाँ भी आएगी। हम लोग अखिलेश को अच्छा मानते हैं। मौजूदा केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के बारे में क्या कहना है आपका? इसके बारे में क्या बोलें। केंद्र सरकार के हालात जो हैं, आप लोग कहते हैं खुशहाली आ गई है। जो हालात हैं देश के, किसी भी वर्ग का, मजदूर हो, किसान हो, महिला हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, कौन खुश है? व्यापारी हो, हर पहलू पर आदमी दुखी है, बोल नहीं पा रहा, दहशत में है। हर वर्ग का, हर जाति का, हर धर्म का आदमी डरा हुआ है। लोग कहते भारत में खुशहाल राम मंदिर बन गया, तो राम मंदिर के लिए तो कौन नहीं चाहता था राम मंदिर न बने? राम मंदिर बना। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को और सब सिस्टम को कि एक बहुत बड़ा विवाद इस देश से ख़त्म किया। राम मंदिर बना, एक आस्था का प्रतीक था, चलो एक विवाद ख़त्म हुआ। दूसरा, कश्मीर में धारा 370 हटाया। उस धारा 370 को हटाने का जो तरीका था, रातों रात एकदम से, वो गलत। चलो आपने हटाया, उसके बाद क्या
कश्मीर के में अमन चैन स्थापित हुआ? क्या पर्यटन के जो लोग जाया करते थे वो गए? हुआ ये कि वहाँ व्यापार तो शुरू हो गया, सेब के बागीचों का कारोबार किसी उद्योगपति को सौंप दिया गया, लेकिन अमन चैन नहीं है। वहाँ आज भी आतंकवादी गतिविधियाँ हो रही हैं और बड़ी ताकत में हो रही हैं। ये क्यों? क्योंकि हम जनमानस के माहौल को अपने पक्ष में नहीं कर सके। जनमानस जब तक उस क्षेत्र, उस इलाके का जनमानस साथ नहीं होता, जिस घर के, आप अपने घर को देखें, जिस घर के वातावरण में घर के लोग आपस में प्यार नहीं रखते हैं, तो उस घर की मनोदशा बद से बदतर होती है। वही हाल कश्मीर का हो रहा है। चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे जनता से? जनता से तो हम यही कहना चाहेंगे, आंखें खोलो। नए परिवर्तन की आस में एक नई विचारधारा, नई ताकत के साथ इस देश को अगर कोई उठा सकता है, जो गरीब गुरबा का दिल का लोग होंगे, जो उनके बीच के होंगे, ये लोग नहीं उठा जो बड़े बड़े पूंजीपतियों और इनके साथ के घेरों में रहते हों, उनको नकारिए और नई विचारधारा के साथ परिवर्तन की आग में, परिवर्तन की ज्योति में आगे बढ़ें, जिससे उत्तर प्रदेश और देश का कल्याण हो। इनको हटाइए, बचाइए और देश को उन्नत और समृद्ध बनाइए। बिकाऊ देश मत बनाइए कि सरकारी जो ज़मीनें बिक रही हैं, सरकारी फैक्ट्रियां बिक रही हैं, हर फील्ड पर जो बिकाऊ है, इसको रोकने, इज्जत, भारत की इज्जत और मर्यादा को कायम रखना है, तो इनको भगाना है। तो ये थे हमारे साथ अशोक जी, जिन्होंने अपने विचारों को रखा। लखनऊ से टीम एंड भारत के लिए रिजवान।